हेलो दोस्तों, सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम जेटेट 2026 के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आप यहाँ पर इस टॉपिक के जो भी पॉइंट्स हैं उसको देख सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम हिट करने वाले हैं। सबसे पहले है अर्थ एवं परिभाषा को देखेंगे। किन किन महावैज्ञानिकों ने कैसे कैसे परिभाषाएं दिए हैं इनके बारे में। इसके अलावा जो इसके प्रमुख घटक हैं जो क्रिएटिविटी को प्रभावित करते हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख विशेषताएं हैं सृजनात्मकता के जो है क्रिएटिविटी के जो प्रकार हैं उसको देखेंगे और इसको प्रभावित करने वाले जो इंपॉर्टेंट कारक हैं उसको हम डिटेल से समझेंगे। नए लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और जो पुराने लोग हैं इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले है मीनिंग एंड डिफिनेशंस, अर्थ एवं परिभाषा क्या बोला जाता है उसके बारे में समझते हैं। सृजनात्मकता वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा मनुष्य नए विचार, नए समाधान, नई कल्पनाएं, नए उत्पाद या कलात्मक अभिव्यक्तियों का सर्जन करता है। तो सृजनात्मकता क्या है? हमारी मानसिक क्षमता है जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, उसकी क्षमता है। आगे अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं तो हमारे माइंड के द्वारा सबसे पहले विचार के रूप में हमारे पास आएगा। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आया है तो उसका समाधान सबसे पहले कहाँ आएगा? आपके मस्तिष्क में आएगा। और वो मस्तिष्क जो है आपके समाधान को करने के लिए हमारे हाथ को, हमारे पैर को, हमारे जीभ को, इन सभी चीजों को जो है लगाता है। जो हमारे कल्पनाएं आते हैं, कल्पनाएं मीन्स क्या? कल्पनाएं मीन्स जो हमारे आसपास में नहीं है फिर भी हम कल्पना कर पाते हैं। किसी चीज को हम ऐसा कल्पना करें, अंतरिक्ष से हम लोग कल्पना करते हैं कि अगर कोई एलियन आ जाए तो उसका शरीर कैसा होगा, उसके आन कैसे होंगे। इन सभी चीजों को हम कल्पना के माध्यम से ही बनाते हैं। क्या हमने कभी एलियन को देखा है? नहीं देखा है। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे जो मूवी जो बनते हैं वह कल्पनाओं पर आधारित होती है। आप कल्पना कर रहे हैं कि हम एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेंगे, इस तरह से हम जो है रन बना रहे हैं। तो ये हो गया कल्पना। नए उत्पाद बनाना, जब हमारे पास नए विचार आते हैं तो हम लोग नए उत्पाद बनाते हैं, है ना। सबसे पहले चक्के का खोज हुआ, चक्का के बाद जो है उसको उसके ऊपर जो है छोटे छोटे गाड़ियों का खोज हुआ, फिर बाद में इंजन का खोज हुआ और अब आप देख सकते हैं हवाई जहाज का भी खोज हुआ। ये क्या नए उत्पाद है? अगर चक्का का ही खोज नहीं हुआ रहता तो आप नीचे से ऊपर उठकर रेलगाड़ी तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं? सर्जन करते हैं। इन सारी चीजों का सर्जन करने मतलब बनाना होता है। क्या होता है? बनाना। हम नया चीज क्या करते हैं? बनाते हैं। बनाना होता है ना, बनाना होता है। ठीक है, क्रिएट करना होता है। ठीक, आगे। यह केवल नई चीज बनाता ही नहीं बल्कि पुराने तथ्यों को एक नए नजरिए से जोड़ना भी सृजनात्मकता। यह केवल नई चीज बनाता ही नहीं बल्कि पुराने तथ्यों को एक नए नजरिए से जोड़ना भी है। मीन्स क्या? मीन्स सिंपल सा यह है। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए। पहले आप देखे होंगे एक बोतल इस तरह से बना हुआ आपको मिलता होगा। बोतल में जो है यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसमें हम पानी लेकर के स्कूल जाया करते थे। ठीक, बाद में क्या किया गया? नए नजरिए से इसमें रस्सी जोड़ दिया गया। क्यों? ताकि बच्चे लोग जो है इसको पकड़ करके ले जा सके स्कूल। था ऐसा। फिर बाद में इसमें आप देखेंगे जो जहां पर इसका मुंह इतना चौड़ा था वहां पर छोटा सा चौड़ा बना दिया गया, यहाँ पर इसमें ढक्कन लगा दिया गया ताकि बच्चा इसको उखाड़ करके तुरंत पानी पी करके फिर से ढक सके। इससे क्या होगा? बच्चा का कपड़ा जो है गंदा नहीं होगा। तो हमने क्या किया? जो पुराना हमारे पास जानकारी था उसको नए नजरिए से हमने क्या किया? एक नए तरीके से उसको जोड़ दिया। अब इसमें रस्सी लगाने का क्या उद्देश्य था? ये उद्देश्य सिंपल सा था कि बच्चा जो है डब्बा खो देता है, अब उसके गले में ही लगा हुआ रहेगा तो डब्बा को नहीं खोएगा। ठीक है, चलिए तो आइए इनके हम जो इम्पोर्टेंट परिभाषा जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया उसको देखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार कहा गया है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या? मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है जिससे हम सृजनात्मकता को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं किसी और के सामने। इसी के अलावा जेम्स ड्रेवर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई चीज वस्तु का सर्जन करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। आप
ऊपर में जो डिफिनेशन उसको समझने के बाद अब जो भी मनोवैज्ञानिकों द्वारा डिफिनेशन दिया गया है उसको समझने में आपको आसानी हो रहा होगा। नए वस्तुओं के सर्जन करना ही क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। इसके अलावा स्टेन के अनुसार क्या कहा गया था? स्टेन के अनुसार कहा गया था सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप एक नया कार्य उत्पन्न होता है जो किसी समूह द्वारा किसी विशेष व उपयोगी या संतोषजनक स्वीकार्य किया जाए। सृजनात्मकता जो है वो एक प्रक्रिया है जिससे हम क्या करते हैं? एक नया कार्य उत्पन्न करते हैं। नया कार्य मतलब क्या? नई वस्तुओं का उत्पन्न करते हैं और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें संतोषजनक उत्तर मिल सके। डन है यहाँ तक? उसके अलावा जो है ड्रेवल का अनुसार बात करते हैं। सृजनात्मकता वह क्षमता है जिससे व्यक्ति किसी नई वस्तु का उत्पादन करता है जिसमें उसके अपने विचार, अनुभव और कल्पना का मिश्रण होता है। जो भी क्षमता का बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है? हमारा विचार रहेगा, हमारे पास जो अनुभव है उसका हम उपयोग करेंगे और कल्पना का उपयोग करेंगे। आपने जो सोचा है, जैसे किसी ने कल्पना किया कि हम लोग पंछी की तरह उड़ सकते हैं, तो सबसे पहले उसने कल्पना किया, तभी तो उसको हमने क्या किया? बनाने का विचार किया। ठीक है, तो वही विचार लगाना और कल्पना का भी मिश्रण हमने करके बनाया। तो सिंपल सा जो अर्थ है जो पूछे जाते हैं इतना हमने इसमें असेंबल कर दिया है। आइए अब हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं सृजनात्मकता के प्रमुख घटक क्या घटक हैं उसको समझते हैं। और ये क्या है? ये मूल तत्व हैं किसके? सृजनात्मकता के। ये जो घटक हम पढ़ रहे हैं वो सारा। पहला हम पढ़ेंगे प्रवाह यानी फ्लुएंसी। क्या मतलब होता है इसका उसको समझते हैं। प्रवाह का अर्थ है विचारों की गति और संख्या। आप कितनी तेजी से जो है अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं किसी के सामने और उसकी संख्या क्या क्या होगी, इसी को हम बोलते हैं प्रवाह। बहुत डिटेल से समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए एक ही समस्या पर अनेक विचार उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है स्टूडेंट्स में, लोगों में, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रवाह बोलते हैं, फ्लुएंसी बोलते हैं, फ्लुएंसी। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, इसका डिफिनेशन याद रखना जरूरी है। वह क्षमता जिसमें व्यक्ति किसी समय पर कम समय में अधिक से अधिक विचार प्रस्तुत करता है उसे हम प्रवाह कहते हैं, फ्लुएंसी कहते हैं। सोचिए, आप इस विचार को सोचिए। आप कपिल शर्मा शो देखते होंगे, आप देखेंगे कपिल शो कुछ ही सेकंड में तुरंत जोक्स मार देते हैं। आप अगर कुछ बोल रहे हैं उसका उत्तर जो होगा वो हंसाने वाला होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे जो है विचार हैं हंसाने के लिए, तो वह तुरंत ऐसा बोल पाते हैं, जबकि आप वैसा सोच भी नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? तो सिंपल सा बात है, आपके पास उस टॉपिक पे बोलने की जो क्षमता है वह नहीं है। उसी तरह अब यहाँ पे हम क्वेश्चन भी लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या था कि प्रवाह वह क्षमता है जिसमें किसी व्यक्ति में कम समय में अधिक से अधिक विचार प्रस्तुत कर पाता है कोई, उसे ही हम प्रवाह कहते हैं। प्रवाह का संबंध जो है विचारों की संख्या और गति से होता है, उसको याद रखेंगे। ठीक है, प्रवाह का संबंध जो है विचार की संख्या, कितना विचार आप एक ही टॉपिक पर दे पा रहे हैं और कितना जल्दी दे पा रहे हैं, उसी को बोलते हैं, ना कि उनके सही और गलत होने पर। ठीक है, अगर गलत भी हो रहा है सही भी हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है प्रवाह का, आप कितना जल्दी विचार दे रहे हैं, प्रवाह उसी को हम बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, पानी का उपयोग बताइए। एक क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है क्लास में। अब इस प्रश्न पर जो बच्चा 1 मिनट में 20 उपयोग बता दे उसका प्रवाह उच्च माना जाएगा। कुछ बच्चे एक भी उपयोग नहीं बता पाएंगे, सोचते रह जाएंगे। कुछ बच्चे 4-5 उपयोग बता पाएंगे, कुछ बच्चे 10 उपयोग बताएंगे। तो यह होता है प्रवाह, यानी एक टॉपिक पर, इस प्रश्न पर कितना जल्दी बच्चों ने अपना विचार व्यक्त किया और कितना ज्यादा विचार, संख्या में कितना ज्यादा व्यक्त किया, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रवाह बोलेंगे, उच्च प्रवाह माने जाएंगे। ठीक है, और निम्न प्रवाह किसको बोलेंगे? जो बहुत कम प्रश्न का उत्तर दे पा रहा है उसको। अब समझ में आ गया? तो याद रखेंगे प्रवाह का रिलेशन किससे है? कम समय में अधिक से अधिक विचार प्रस्तुत करने से। ठीक है, आइए आगे घटक के बारे में बात करते हैं हम। अगला कंपोनेंट्स है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। इसका अर्थ विचारों में विविधता से है। आप जो विचार दे रहे हैं उसमें कितनी विविधता है, कितने प्रकार के आप विचार दे रहे हैं। अब एक टॉपिक लीजिए, चलिए एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया कि बता आप जो है 10 जलीय जीव का नाम बताइए। तो उस बच्चे ने, आप ऑलरेडी जानते होंगे इस टॉपिक को, ये तो हम फनी वे में ले रहे हैं। बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया कि 10 जलीय जीवों का नाम बताइए।
अब उस बच्चे ने बताया मछली, मछली के पापा, मछली की दीदी, मछली के भाई, इस तरह से। तो ये विविधता नहीं था विचारों में, यह तो एक ही टॉपिक को लेकर के उसी को खींचते हुए चला जा रहा है उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो चलिए लचीलापन पर समझते हैं। लचीलापन सृजनात्मकता का वह घटक है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या को अलग अलग तरीकों, विभिन्न कैटेगरीज में नए नए विचारों से देखने और हल करने की क्षमता रखता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब एक ही विचार को अलग अलग तरीके से आप रख रहे हैं, उसके एक ही प्रश्न के आप अलग अलग हल बता रहे हैं, तो यही होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है ना मोड़ देना, इधर उधर पूरा मोड़ देना। आप रबड़ को किस तरह मोड़ पाते हैं, उसी तरह से विचारों को आप मोड़ करके जवाब देना कहलाएगा। देखिए यहाँ पर लचीलापन ही वह गुण है जो एक मशीन और इंसानी दिमाग के बीच अंतर पैदा करता है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि मशीन में आप जो जवाब खोजेंगे वही आपको मिलेगा, आप जो इनपुट आप दे रहे हैं वही आपको बाहर मिलेगा जवाब में। जबकि इंसानी दिमाग जो है एक साथ बहुत चीजों को सोच पा रहा है। हाँ, ये सही है कि मशीनी दिमाग जो है जल्दी किसी काम को कैलकुलेट कर पाता है, जल्दी कर पाता है, लेकिन जो आप उसको दिए हुए उतना तक ही कर पाएगा, है ना? सही बात। चलिए इतना। तो लचीलापन ही वह गुण है जो मशीन और इंसानी दिमाग के बीच अंतर पैदा करता है। देखिए आगे, मशीन केवल तय प्रोग्राम पर चलती है, जबकि लचीलापन दिमाग रास्ते बदल सकता है। हम लोग किसी और टॉपिक पर तुरंत जा सकते हैं, जबकि मशीन में जो है जो आप कार्य दिए हुए काम दिए वही वो करेगा। उदाहरण लेते हैं इसका। अगर किसी बच्चे को एक खाली प्लास्टिक की बोतल दी जाए तो कम लचीलापन वाला बच्चा कहेगा कि इसमें पानी भर सकते हैं, लेकिन जिसका बच्चा लचीलापन वाला बच्चा है, जवाबों को जो मोड़ कर दे सकता है, उसके पास बहुत सारे विचार हैं, जिस बच्चा के पास, वह बोलेगा वह उसे काट कर गमला बना सकता है, उसका उपयोग रॉकेट मॉडल बनाने पे कर सकता है, उसे वाद्य यंत्र की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ये हो गया क्या, नए विचार। ये आप देख पा रहे हैं, नए विचार यहाँ पर ये बच्चे दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर देख लेते हैं। प्रश्न है, अगर स्कूल जाने का रास्ता बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो संभावित उत्तर क्या रहेगा? दूसरा रास्ता अपनाऊंगा, साइकिल से जाऊंगा, ऑनलाइन कक्षा लूंगा, शिक्षक को सूचना दूंगा। लेकिन और क्या क्या इसके उत्तर हो सकते हैं? ये संभावित उत्तर है जो कम लचीलापन वाले बच्चे दे सकते हैं, लेकिन लचीलापन वाले बच्चे इस प्रश्न को और अलग वे में लेकर के अलग तरह से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह के आंसर है तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब आगे हम देखते हैं, थर्ड नंबर का है मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है नयापन। ओरिजिनलिटी मतलब है नयापन। ठीक है, ओरिजिनल। क्या है डिफिनेशन? मौलिकता वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति नए, अनोखे और सांख्यिकीय रूप से दुर्लभ विचार प्रस्तुत करता है। क्या करता है? दुर्लभ विचार। अभी देखिए, अभी आपको यहां पर दिख रहा होगा प्रवाह। प्रवाह में क्या था? गति और संख्या। यहां पर अब क्या था? लचीलापन में, लचीलापन में था विचारों में विविधता। अब जवाब दीजिए, लेकिन अलग अलग तरह से जवाब दीजिए। हो गया। आगे यहां पर है क्या? दुर्लभ विचार। अब ये सोचिए, ये विचार बहुत सारे बच्चे दे पा रहे होंगे। ये विचार जो है एक बच्चा नहीं, बहुत सारा बच्चा दे पाएगा। लेकिन दुर्लभ विचार क्या होगा? इससे भी कोई अलग विचार आपको दे दे तो वह दुर्लभ विचार होगा। ठीक है, तो दुर्लभ विचार देना, नई चीजों को देना, जो किसी का कॉपी ना किया हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं? मौलिकता बोलते हैं। देखिए आगे, मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी को सृजनात्मकता का हृदय माना जाता है। क्या? इसके बिना कोई भी कार्य केवल नकल और पुनरावृत्ति बनकर रह जाता है। समझिए इस बात को, क्या बोला गया है? बोला गया है कि अगर मौलिकता नहीं होता तो जो भी चीज हम करते वह किसी न किसी का नकल होता। भले हम यह नहीं पता हमको कि हम किसी का नकल कर रहे हैं, लेकिन वह किसी का नकल ही होता, क्योंकि इस काम को कोई और कर चुका होता पहले। उसी तरह पुनरावृत्ति यानी किसी ने पहले किया है और फिर आपको क्या कर रहे हैं? दोहरा रहे हैं। ये ऐसा हो जाता। लेकिन मौलिकता ही है जिसके कारण हम किसी चीज को नकल नहीं कर पाते। नकल करते हैं मतलब नए विचार को ला पाते हैं। ठीक, दुर्लभ विचार को अभी एग्जाम्पल जब करेंगे तब इसको आप समझ पाएंगे क्या हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए, एक मौलिक विचार व्यक्ति के अपने अनुभवों, कल्पनाओं और विश्लेषण के परिणाम होता है। यह किसी भी किताब से रटा हुआ और दूसरों से सुना हुआ नहीं होता है।
नए विचार जो होते हैं रटा हुआ नहीं होता। किसी दूसरे से आप सुने और उसको किसी और के पास बता रहे हैं और बोल रहे हैं मेरा कंटेंट है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, आप खुद से बनाइए। जैसे देखिए यहाँ पर आप खुद इस प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, एक शिक्षक ने बच्चे से शून्य पर निबंध लिखने को कहा। 0 पर निबंध लिखिए, आपके विचार में क्या आ रहा है? सामान्य छात्र जो है वो क्या जवाब देंगे? शून्य का आविष्कार किसने किया? गणित में इसका क्या महत्व है? यह सब लिखेगा कौन? सामान्य विचार जो बालक है वह लिखेगा। जबकि जो मौलिक छात्र हैं, जिसके अंदर दुर्लभ विचार प्रस्तुत करने की क्षमता है, वह क्या बोलेगा? वह पूरा पन्ना खाली छोड़ देगा और अंत में लिखेगा यही शून्य है। समझ पा रहे हैं नए विचार? तो यही शून्य है बोल देगा। यह उत्तर सांख्यिकीय रूप से दुर्लभ है और विषय की गहराई को नए ढंग से पेश करता है। यह उत्तर जो आपको दिख रहा है, यह हर किसी के मन में नहीं आता, लेकिन इस बच्चे के मन में आया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छी तरह से। मान लीजिए उच्च इमारत की लिफ्ट बहुत धीमी है और लोग शिकायत कर रहे हैं कि एक ऊपर जा रहे हैं आप, जो बड़े बिल्डिंग होते हैं उसमें लिफ्ट लगा होता है, वहां का जो लिफ्ट है वो बहुत धीमा जा रहा है ऊपर। तो लोगों ने शिकायत किया मैनेजमेंट से कि लिफ्ट बहुत धीमा है, मतलब धीमा है। तो सामान्य समाधान क्या हो सकता है इसका? लिफ्ट की मोटर बदल दी या नई लिफ्ट लगवाओ। यह महंगा और समय लेने वाला काम है। ठीक है, यह अगर आप नई लिफ्ट लगवा रहे हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा, पैसा की भी बर्बादी होगी। तो ये सामान्य समाधान हो गया। लेकिन मौलिक समाधान बात करें, जो ओरिजिनलिटी वाला बात करें, जिसके जो नए विचारों को प्रस्तुत करने वाले लोग होते हैं, वो क्या बोलेगा? देखिए, लिफ्ट के अंदर दरवाजे के पास एक बड़े आईने लगवा दो। यानी लिफ्ट के दरवाजे के पास जो है, लिफ्ट के अंदर जो है क्या करना है? एक बड़ा आईना लगवा दीजिए। क्या होगा इससे? नतीजा यह होगा लोग आईने में खुद को देखने में व्यस्त हो जाएंगे और उन्हें पता ही नहीं चला, शिकायतें बंद हो गई। यह एक मौलिक विचार है। चलिए इसको फिर से बोल देते हैं, क्या बोला गया इसमें। ठीक है, बोला गया है सामान्य विचार यह था कि लिफ्ट जो है आपका इस बिल्डिंग का बहुत स्लो है। लोगों ने मैनेजमेंट से प्रश्न किया, यानी शिकायत किया। अब इसको बदलने में कम से कम 1-1.5 महीने लगता। तो एक मौलिक विचार क्या है? एक समाधान जो है यहाँ पे आया कि ऐसा कीजिए ना सर, कि जो लिफ्ट है उसके दीवार पर एक बड़ा आईना लगा दीजिए। अब क्या होगा, लोग आईना में अपने आप को देखेगा, जिससे उसको समय का पता ही नहीं चलेगा और उसको यह पता ही नहीं चलेगा हम कितना देर से यहाँ वेट कर रहे हैं। तो ये मौलिक विचार हो गया। ठीक है, तो 3 हमने पढ़ा। प्रवाह में क्या होगा? तेजी से जवाब देना और संख्या पर है। इसके अलावा हमने पढ़ा लचीलापन, यानी विचारों में कितने विविधता आप किया है। थर्ड में क्या पढ़ा हमने? मौलिकता में दुर्लभ विचार होना चाहिए। अब फोर्थ पढ़ते हैं और लास्ट इसका पढ़ते हैं विस्तारण, इलोबरेशन। क्या होता है? विस्तारशीलता वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति अपने नए मौलिक विचार को विवरण, उदाहरण, चित्र, चरण और स्पष्टीकरण को जोड़कर उसे स्पष्ट, आकर्षक और उपयोगी बना देती है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? मौलिकता में दुर्लभ विचार, नए विचार हमने प्रस्तुत किया आपके सामने। जबकि विस्तारण में समझिए विस्तार से जो नए विचार आपने प्रस्तुत किया है, आपके माइंड में आया, उसको आप पूरे विस्तार से लोगों के सामने प्रस्तुत कर दीजिए। जैसे उदाहरण के माध्यम से, चित्र बना करके पहुंचा दीजिए लोगों के पास, पूरे स्पष्टीकरण से बता दीजिए लोगों को कि हम किस तरह से सोचे हैं, क्या करना है, क्या उपयोगी है उस हमारे लिए, यह भी आप बता दीजिए। यही होता है विस्तारण, यानी विस्तारशीलता वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति जो नए विचार उसके मन में आए, मौलिक विचार, उसका विवरण लोगों के सामने प्रस्तुत कर दे। जैसे समझिए, आइए एग्जाम्पल यहां समझते हैं, फिर से आगे समझेंगे। सरल शब्दों में हम कहें, अच्छे विचार को पूरा और समझने योग्य बनाना ही विस्तारशीलता कहलाती है। हम ये सारे चीजों को इसलिए याद रखने बोल रहे हैं क्योंकि जब ऑप्शन आपको मिलेंगे किसी क्वेश्चन का, अगर आपको यह पता नहीं रहेगा तो हम लोग का जो है मानसिक सोच है, जिसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, उसी को आंसर हम लोग टिक लगाते हैं। जबकि इसके बारे में आपको पता रहेगा तो आप अवॉइड करेंगे इसे आंसर को टिक करने के लिए। ठीक है, तो मौलिक विचार पर बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पर। एक लड़का जो उड़ सकता है, यह एक सिर्फ विचार है, वो हम तो उड़ सकते नहीं है। ठीक है, मौलिक विचार है। जबकि विस्तारण आप क्या करेंगे? वह लड़का कैसे उड़ता है, उसके पंख कैसे दिखते हैं, उड़ते समय उसे कैसा महसूस होता है, जब वह हवा में होता है तो नीचे की दुनिया उसे कैसी दिखाई देती है,
इस सब बारीकियों को जोड़ना ही विस्तारण कहलाता है। एक और प्रश्न है, सौर ऊर्जा से चलने वाली कार बनाना मौलिक विचार है। नए विचार आए लोगों में कि सौर ऊर्जा से चलने वाला कार बना लेते हैं, लेकिन विस्तारण क्या होगा, बैटरी कहाँ लगेगी, यह सारा चीज आपको बताइए, यहाँ पे उदाहरण विवरण दीजिए, है ना, स्पष्ट कीजिए आप सारा चीज को। कार का वजन कितना होगा, वह रात में कैसे चलेगी, इन सभी तकनीकी विवरणों पर काम करना ही विस्तारण कहलाता है। ठीक है, सोचिए, न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने थर्ड लॉ, तीनों लॉ बताया, मोशन के तीन लॉ बताए, उसने उसका विवरण भी दिया, बता करके नहीं चला गया, विवरण भी दिया, यही तो विस्तारण है। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब एक लाइन में इन सारी चीजों को समझते हैं जो हमने पढ़ा अभी। ठीक है, एग्जाम रेडी के लिए समझिए, प्रवाह क्या था, प्रवाह नए विचार उत्पन्न करना, नहीं सॉरी, अधिक विचार आना आपके माइंड में, कम समय में अधिक विचार। लचीलापन क्या था, जो आपके माइंड में कम समय में अधिक विचार आ रहे हैं वह अलग अलग प्रकार के विचार आए, एक ही तरह के विचार नहीं आए। मौलिकता क्या होगा, नया और अनोखा विचार जो किसी ने नहीं सोचा हो उसके बारे में सोच पाना ही मौलिकता कहलाता है। विस्तारशीलता क्या होगा, जो नए विचार आपने सोचा है उसको विस्तार से लोगों को समझा दीजिए, यही हो गया क्या, विस्तारशीलता। समझिए, प्रवाह में अधिक विचार लाना, और जो अब लचीलापन में जो विचार आप लाए अधिक विचार, उसको अलग अलग प्रकार से सोचना, हो गया। अनोखा विचार, जो किसी ने नहीं सोचा वो सोचना और उसको बारे में विवरण देना ही विस्तारशीलता कहलाती है। यह घटक था किसका, सृजनात्मकता का। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं। प्रमुख विशेषता क्या है सृजनात्मकता का, तो किसी चीज का सृजन करने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, है ना। तो कल्पनाशीलता ही एक प्रमुख विशेषता है, यह सृजनात्मकता की जननी है। जब तक हम किसी चीज की कल्पना नहीं करेंगे तब तक हम किसी चीज का सृजन ही नहीं कर पाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही सृजनात्मकता की क्या है, जननी है। व्यक्ति जो है उसके आगे बढ़कर क्या हो सकता है कि कल्पना करता है, कल्पना नए विचारों की शुरुआत है। जो व्यक्ति का हम बात कर रहे हैं वह सोचता है कि इसके आगे अब क्या हो सकता है, अब वहां तक आंसर पहुंचने के बाद उसके बाद वह सोचता है कि इसके आगे अब क्या हो सकता है। मैथ का आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, बनाते हैं, अलग अलग स्टेप में बनेगा। आप सबसे पहले एक स्टेप को पूरा किए, फिर आप अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे, फिर थर्ड स्टेप की ओर बढ़ेंगे, इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे आप आगे। चलिए देखिए इसमें कल्पनाशीलता क्या है। पहला, बच्चा बादलों को देखकर कहता है यह हाथी जैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हाथी जैसा दिख रहा है, बच्चा कह रहा है। लेखक एक साधारण गांव को लेकर काल्पनिक कहानी लिख देता है। लेखक जो है कल्पना करता है कि इस गांव में कैसा कैसा चीज होना चाहिए। प्रेमचंद्र ने बहुत पहले ही कल्पना कर दिया था कि हमारा समाज आने वाले समय में कैसा रहेगा। उस तरह की कल्पना कर पाना ही कल्पनाशीलता कहलाता है। उसी तरह देखिए, शिक्षक पढ़ाते समय किताब से हटकर कहानी या उदाहरण गढ़ देते हैं बच्चों को समझाने के लिए, यही तो कल्पनाशीलता है। तो सृजनात्मकता के लिए कल्पनाशीलता रहना जरूरी है। अगला विशेषता है स्वतंत्र सोच यानी इंडिपेंडेंट थिंकिंग। सृजनात्मक व्यक्ति दूसरे के पीछे नहीं चलता, वह समाज के बने बनाए नियमों पर सवाल उठाते हैं और अपनी अलग राय रखने में हिम्मत रखता है। स्वतंत्र सोच मीन्स यह कि जो समाज पहले से सोच रहा है उसी के पीछे चलकर हमको नहीं सोचना है। हो सकता है जो समाज यहां से इधर सोच रहा है हम इसके इधर सोचना चालू कर दें। स्वतंत्र सोच रहेगा तभी तो ऐसा होगा। ठीक है, तो यह हो गया। उदाहरण के लिए आप यहां पर ले सकते हैं, जब गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यहाँ पर आप एग्जाम देख सकते हैं फोटो में, गैलीलियो ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसके पहले सभी का विचार था कि पृथ्वी बीच में है और सूर्य चारों ओर घूमता है, जबकि यह गलत था। जब गैलीलियो ने ऐसा प्रस्तुत किया लोगों के सामने, तब पूरी दुनिया और उसके समाज खिलाफ था उनका। लेकिन गैलीलियो ने दूसरे की बात आंखें बंद करके नहीं मानी। उन्होंने अपने स्वतंत्र सोच और शोध पर भरोसा किया, भले ही उन्हें उनके लिए विरोध सहना पड़ा। लोगों ने विरोध किया लेकिन उसने किसी का बात नहीं माना। उन्होंने अपने वैज्ञानिक अवलोकन, प्रयोग और तर्क पर भरोसा किया। इस विचार के कारण तीव्र विरोध, दंड और अपमान तक सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने सत्य से समझौता नहीं किया। यह स्वतंत्र सोच था, समाज से हटकर सोचना था। ठीक है,
यही आगे आते हैं अब। एक होता है जिज्ञासा, कि आप सोच रहे हैं, क्या आपके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तभी तो आप सोच पाएंगे। तो जिज्ञासा थर्ड विशेषता आता है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है किसी चीज को देख करके, तो क्या बोलेंगे, ऐसा क्यों है आप, और यह कैसे काम करता है। यह सवाल एक सृजनात्मक दिमाग की पहचान है। जिज्ञासा ही नए आविष्कार का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे न्यूटन, उसने देखा, इसके जिज्ञासा मन में जगी कि सेब जब नीचे गिरा तो क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। यहां पर देखिए क्यों गिरा, यह काम कैसे हुआ, यह कैसे इस तरह कर पाता है, यह सारे प्रश्न। और इसी जिज्ञासा के थ्रू उसने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण की खोज की, ग्रेविटी की खोज किया था। किसने, न्यूटन ने। ठीक है, अगला है जोखिम उठाने की प्रवृत्ति भी होना चाहिए, रिस्क टॉकिंग। नया करने में हमेशा असफल होने का डर रहता है। हम किसी नए काम को करने के लिए जाते हैं तो हमें इस बात का डर रहता है कि काम अगर असफल हो गया तो समाज क्या बोलेंगे, समाज के लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। तो आपके अंदर जोखिम उठाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, असफलता से आपको डरना नहीं चाहिए। वही है, देखिए सृजनात्मक व्यक्ति इस डर से पीछे नहीं हटता, वो नए प्रयोगों के लिए तैयार रहता है, हमेशा नए प्रयोग करने के लिए। चलिए इसमें असफल हुए, नेक्स्ट प्रयोग कर लेते हैं, उसमें असफल होंगे और नेक्स्ट जो है प्रयोग हम कर लेते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, बच्चा पहली बार मंच पर कविता सुनाने जाता है, डर लगता है, पहली बार गलती किया, लेकिन सेकेंड बार फिर जाएगा, धीरे धीरे बच्चा सीख पाएगा। छात्र नया प्रोजेक्ट तरीका अपनाता है, भले ही गलत हो जाए। शिक्षक नई शिक्षण विधि अपनाता है बच्चों को समझाने के लिए। यह उदाहरण है। ठीक है, आगे है समस्या समाधान की क्षमता। आपके पास अगर जोखिम लेने की प्रवृत्ति है तो आपके अंदर यह ज्ञान भी होना चाहिए कि जो हम जोखिम ले रहे हैं उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं। कोई किसी के अंदर क्षमता ही नहीं है किसी चीज को समाधान करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और वो रिस्क पर रिस्क लिए जा रहा है, तो वहां भी तो आप सफलता नहीं मिलने वाला आपको ना। तो वही, वह समस्याओं को बाधा नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखता है और उनके ऐसे समाधान निकालता है जो सरल और प्रभावी हो। तो समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता आपके अंदर होने चाहिए, और जो प्रॉब्लम आपके सामने है उसका उत्तर अलग वे में आप बना सकते हैं। जैसे पानी नहीं है तो क्या करेंगे, वर्षा जल संचयन पर विचार करेंगे हम। समस्या समाधान हो यही ना है कि पानी जो है बरसात में आ रहा है, गर्मी के दिन में बहुत दिक्कत होता है, तो हम क्या करें, पानी जो जल है उसको संचय करते हैं। कौन सा, जो वर्षा का जल आ रहा है उसका। कक्षा में शोर करना, समूह कार्य से पढ़ाई। कक्षा में बच्चा शोर कर रहा है तो उसको लगा दो समूह कार्य में, किसी काम को करने के लिए, कि 5 लोग ग्रुप में बना दीजिए और इस काम को कीजिए, प्रोजेक्ट दे दीजिए। गणित का कठिन सवाल चित्र बनाकर हल करना। ठीक है, कठिन सवाल है, उसको अगर हो सके, संभव है तो चित्र बनाकर सॉल्व कर दीजिए। तो यह समस्या समाधान की क्षमता भी होनी चाहिए, मतलब सृजनात्मकता ही के अंदर ही आता है, जो विशेषता है इसकी। अब नेक्स्ट है आत्म अभिव्यक्ति, यानी सेल्फ एक्सप्रेशन। सृजनात्मकता के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और आंतरिक जगत को कला, लेखन या कार्यों के जरिए प्रकट करता है। तो सृजनात्मकता के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, जो उसके भावनाएं हैं, जो मन में विचार हो रहा है, या फिर उसके मन में जो चल रहा है आंतरिक जगत में, आप मन के अंदर जो भी चीजें चल रही है उसको आप कैसे लोगों के सामने व्यक्त करेंगे, कला के माध्यम से, चाहे लिख कर या फिर कोई कार्य करके। आप अगर व्यक्त करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आत्म अभिव्यक्ति कहते हैं। और अगर आप इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं किसी चीजों को अपने अंदर का, तो यह भी तो किसी नई चीज का सर्जन करना होता है। ठीक है, तो उदाहरण को देखें तो क्या कहा गया है, एक कवि जब बहुत दुखी या बहुत खुश होता है तो वह अपनी भावनाओं को रोकर या चिल्लाकर नहीं व्यक्त करता, बल्कि वो क्या करता है, एक सुंदर कविता के जरिए व्यक्त करता है, या फिर क्या कर रहा है, एक सुंदर सा गाना लिख देता है। समझ रहे हैं, तो यह हो गया आत्म अभिव्यक्ति, यानी व्यक्त करना किसी चीजों को। ठीक, अब आगे क्रिएटिविटी के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो कलात्मक सृजनात्मकता, कलात्मक मीन्स क्या, आप चित्रकला करके, चित्र बना करके अपने जो विचार हैं उसको व्यक्त कर सकते हैं, गा करके व्यक्त कर सकते हैं, चाहे डांस के माध्यम से भी अपने विचार आप व्यक्त कर सकते हैं। और सबसे कॉमन जो वर्ड है लेखन, तो लिख करके हम लोग व्यक्त करते ही हैं।
ठीक है, यह कलात्मक जो है सृजनात्मकता हो गया हमारा। अब वैज्ञानिक सृजनात्मकता क्या हो गया? तो इसमें नए प्रयोग करके नई चीजों का आविष्कार कर लेना या फिर अनुसंधान कर देना। बौद्धिक सृजनात्मकता क्या होता है? तर्क के माध्यम से किसी प्रश्न का हल ढूंढना, समस्या समाधान करना या फिर नवीन विचार, नए विचार का लाना ही क्या कहलाता है? बौद्धिक सृजनात्मकता के जो टाइप्स हैं वो एग्जाम्पल हो गए आपके। दैनिक जीवन की सृजनात्मकता अगर बात करें जो हमारे लाइफ स्टाइल में चल रहा है, तो वो है घर, विद्यालय, समाज में नए समाधान जो यहाँ पर हम लोग सोच नहीं सकते हैं, वैसी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ जा रहा है तो उसका समाधान ढूंढना भी क्या कहलाएगा? सृजनात्मकता का ही एक प्रकार कहलाएगा। ठीक है, अब जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी को प्रभावित कौन सी चीजें करती है? जिससे तो किसी का माइंड तेज हो जाए, मतलब प्रवाह तेज हो जाए, नए विचार जल्दी आने लगे, या फिर कोई बच्चा जो बहुत अच्छा तेज था बाद में वो डल हो जाए, तो उसको कौन प्रभावित करते हैं? तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे जो कॉमन एग्जांपल होता है वह पारिवारिक वातावरण जो होता है, फैमिली एनवायरनमेंट, ये जो है सृजनात्मकता को प्रभावित करते हैं। जैसे परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होती है, इस बात को याद रखेंगे कि परिवार ही बच्चे की सबसे पहली पाठशाला होती है। ठीक है, नेक्स्ट, सकारात्मक प्रभाव क्या होगा? अगर परिवार का वातावरण सही है, एनवायरनमेंट सही है, तो बच्चे में क्या क्या देखने को मिलेंगे? देखिए, जिस घर में बच्चों को सवाल पूछने, प्रयोग करने और गलतियां करने की अनुमति होती है, वहां सृजनात्मकता पनपती है। जहां पर बच्चे पर ज्यादा दबाव नहीं होता है, खुलकर जीने की आजादी मिल जाती है, गलती करो और सीखो, सवाल पूछो, आंसर हम देंगे, वहां पर क्या होता है? बच्चे में जो है सर्जन करने की क्षमता ज्यादा पनप जाती है। वहीं नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? अत्यधिक सख्त अनुशासन अगर बच्चों पर कर देते हैं आप, हर बात पर टोकना बच्चों की मौलिक सोच को क्या देता है? मार देता है। जो बच्चा जिसके उसके अंदर जो नए विचार आ रहे हैं उसको वह बोल नहीं पाता है लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि आप उसको सख्त अनुशासन के बंधन में आप बांधे हुए हैं। बच्चा को डर लगता है कि अगर ये बात हम बोलेंगे तो फैमिली मेंबर इसका मजाक उड़ाएंगे या तो पूरा नहीं करने देंगे, तो यह जो है प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बच्चा वहां से बात, परिवार की बात कहाँ आता है? विद्यालय में आता है। यानी स्कूल एनवायरनमेंट भी जो है वो एक मुख्य रोल निभाता है। स्कूल का ढांचा सृजनात्मकता को दिशा देता है। चलिए आगे समझते हैं। यदि स्कूल में केवल रटने पर जोर दिया जाता है तो सृजनात्मकता कम हो जाती है। अगर बच्चे को रटने पर जोर दे रहे हैं कि रट के आ जाओ, तो बच्चा नई चीजों को जो सीखने का उसके अंदर जो है ताकत, उसका उपयोग ही नहीं कर पाएगा बच्चा, वह रटते रह जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया। अब इसके विपरीत जहां प्रयोगशालाएं रहेगा, कला कक्षा रहेगा, खेल के मैदान में नवीनता को स्थान मिलता है, वहां सृजनात्मकता क्या होती है? बच्चों में बढ़ जाती है, बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। अब ये सारी चीजें, विद्यालय का जो वातावरण है सकारात्मक बनाए रखना, नई चीजों का सर्जन करने का जो क्षमता स्कूल में मिलना चाहिए, वो होता कैसे है? तो ये जो है आपको, अगर शिक्षक का दृष्टिकोण जो है, टीचर्स एटीट्यूड अगर सही है, तभी आपको ऐसा दिखने को मिलेगा। ठीक है, अगर शिक्षक एक सुविधादाता है, सुविधादाता की भूमिका में रहेंगे, तो बच्चा क्या होगा? अपने आप को क्या करेगा? मतलब प्रोत्साहित महसूस करेगा, अपने आप को ज्यादा मतलब समझ सकते हैं कि सर हमको नई चीजों को करने के लिए रोकेंगे नहीं, इस तरह से बच्चा सोचना प्रारंभ करता है। देखिए, प्रेरक शिक्षक है, प्रेरणा देने वाले शिक्षक है, जो बच्चा लीक से हटकर मतलब जो पहले से परंपरागत रूप से चला आ रहा है उससे हट करके उत्तर देता है, उसे तो प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक सृजनात्मकता को बढ़ाता है। उसको अगर प्रोत्साहित कर रहे हैं तो ऐसे शिक्षक क्या कर रहे हैं? सृजनात्मकता को बढ़ा रहे हैं। अगर बच्चे के मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो तो उसको आप पूछने दीजिए। अगर चलिए आप एक टीचर हैं, समझ रहे हैं सारे प्रश्नों का जवाब आपके पास नहीं होगा, तो उस समय जो है आप बच्चे को यह भी बोल सकते हैं कि इस प्रश्न का जवाब हम कल आपको दे देंगे। ठीक है, उसको डांट करके बैठाना सही नहीं रहेगा। आगे, यदि शिक्षक केवल किताबी ज्ञान को ही अंतिम सत्य मानता है तो बच्चों में नया सोचने की क्षमता खत्म हो जाती। स्वतंत्रता और प्रोत्साहन, फ्रीडम एंड इंकरेजमेंट, आप बच्चे को पूरी तरह से आजादी दीजिए, इसके अलावा प्रोत्साहित कीजिए। कोई काम करना चाह रहा है, भले ही उसके उत्तर नेगेटिव में आए,
आपको उम्मीद है कि बच्चा इसका आंसर सही से नहीं लिख पाएगा, फिर भी उसको प्रोत्साहित कीजिए कि आप कर सकते हैं। आइए देखिए, सृजनात्मकता के लिए मानसिक समतलता अनिवार्य है। मस्तिष्क रूप से आप जो है बच्चे को पूरी तरह से आजादी दीजिए, यह अनिवार्य है। जब व्यक्ति को बिना किसी डर के अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी मिलती है, तो वह जोखिम लेने से नहीं डरता। प्रोत्साहन उस विचार को हकीकत में बदलने की ऊर्जा देता है। अगर आप प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चे को, तो भले बच्चा काम को करने से डर रहा हो या तो उसके अंदर क्षमता नहीं है, फिर भी बच्चा प्रयास करेगा, नई चीजों को बनाने को अपने आप को तैयार कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। जो इंकरेजमेंट है उसी का यह रूप है। प्रेरणा, मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक प्रेरणा, यानी स्वयं की खुशी के लिए कुछ नया करना, नई चीजों को आप बनाना स्वयं की खुशी के लिए, ये आंतरिक प्रेरणा के अंदर आता है। वहीं बाह्य प्रेरणा क्या होता है? जब हम पुरस्कार या ग्रेड के लिए जो है बच्चे को लालच दे करके काम करवाते हैं, तो यह क्या कहलाता है? बाह्य प्रेरणा कहलाता है। या सुरक्षित काम करता है, यानी क्या बोलते हैं, कभी कभी पुरस्कार के चक्कर में व्यक्ति केवल सुरक्षित काम करता है और कुछ नया करने का जोखिम नहीं लेता। ठीक है, जैसे आप इस तरह से समझिए बच्चे को, एक आप टेस्ट ले रहे हैं कक्षा में, आप कक्षा में टेस्ट ले रहे हैं, आपने बच्चे को बोल दिया है कि 25 पेज नंबर को पढ़ के आना है, हम इससे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। आपने 2 बच्चे को ऐसा बोला छुट्टी के समय में, जिसमें सारे बच्चे निकल गए थे, उसमें 2 बच्चा बचा था, वहां पर हमने बोल दिया कि 25 पेज से ही सारे क्वेश्चन रहेंगे। अब यह बच्चा सिर्फ 25 पेज नंबर को ही रटेगा, लेकिन बाकी जो बच्चे पहले क्लास छोड़ करके निकल गए हैं, वह क्या करेगा? वह 25 के अलावा जो है 26, 24 इस सभी पेज को पढ़ने का प्रयास करेगा, आप फिर उस चैप्टर को पूरा पढ़ने का प्रयास करेगा। तो इस बच्चे ने क्या किया? ये सिर्फ पुरस्कार के चक्कर में जो है अपने आप को जो है तारीफ सुनने के चक्कर में सिर्फ 25 नंबर को पेज पढ़ा है, जबकि इसने क्या किया? सारे पेज को पढ़ने का प्रयास किया। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा, जो मेन रोल अपनाता है चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन। इसके बारे में मैंने वीडियो पूरे डिटेल से बनाया है, देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। तो यह पद्धति शिक्षक बच्चों की रुचि, क्षमता और गति के अनुसार चलती है। इसमें बच्चा सक्रिय होता है, जिससे उसे स्वयं खोज कर यानी डिस्कवरी का मौका मिलता है। बात केंद्रित शिक्षा में शिक्षक इस बात का ध्यान रखता है कि जो भी क्लास में बच्चे मौजूद हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसी इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे को पढ़ाना है। बच्चा कहानी सुनने में इंटरेस्ट ले रहा है, कहानी सुनाया जाएगा। बच्चा खेल के माध्यम से पढ़ना चाह रहा है, बच्चे को खेल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको बच्चे पर केंद्रित शिक्षा देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है क्या करता है? प्रभावित करता है हम सृजनात्मकता को। ठीक है, तो उम्मीद है इस पूरे चैप्टर को मैंने डिटेल से पढ़ाने का प्रयास किया। जितने भी अर्थ है सृजनात्मकता के प्रमुख घटक, विशेषताएं हो गई, प्रकार और प्रभावित करने वाले कारक को मैंने पूरे डिटेल से समझाया है। अगर आप भी जेटेट 2026 का तैयारी कर रहे हैं, आपके पास यह वीडियो पहुंचा है और आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो हम उम्मीद करते हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने किसी ग्रुप में अपने फैमिली मेंबर को इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। तो फिर से मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।